गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो कल हमने अपनी क्लास में आपको एम्परेटिव सेंटेंस के बारे में समझाया, जिसमें हमने आपको नेवर और लेट से शुरू होने वाले अनुमति संबंधी तथा प्रस्ताव संबंधी वाक्यों के बारे में समझाया और लिखाया। अब एम्परेटिव सेंटेंस में ही लेट्स या लेटस से शुरू होने वाले वाक्य देखो बेटा, सबसे पहली बात तो यह है समझने की कि लेटस से या लेट से जो वाक्य शुरू होते हैं वो हमेशा प्रस्ताव का ही बोध कराते हैं। किसका बोध कराते हैं? प्रस्ताव का। यानी कि जैसे कि लेट से वाक्य शुरू होता है तो वो अनुमति का भी बोध करा सकता है और प्रस्ताव का भी, लेकिन लेटस से शुरू होने वाले वाक्य केवल प्रस्ताव का ही बोध कराते हैं। ये फाइनल है। तो लेटस अभी से लिखना नहीं है किसी को, लेट्स या लेटस। ऐसे वाक्यों में कनेक्टिव का प्रयोग क्या होगा बेटा? दैट का। तो लेट हट जाएगा। थोड़ा सा मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूं, फिर नियम दिखाऊंगा। ये तो कनेक्टिव हो गया कि लेट हटेगा और दैट कनेक्टिव लगेगा। अब सैड या सैड टू का क्या होना है? सैड या सैड टू। अगर केवल सैड है तो क्या हो जाएगा? प्रपोज्ड या सजेस्टेड। और अगर सैड टू है तो प्रपोज टू या सजेस्टेड टू। ठीक है, सेम वे है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा लेट वाले प्रस्ताव वाले में वही सिस्टम इसमें है, सेम, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रश्न पैदा होता है कि अस का क्या करें। थोड़ा सा इसमें एक अलग नियम है। अस को हम किस में बदलें तो इसमें एक फिक्स नियम है। क्या? यदि आरबी में यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब में क्या हो, आई या मी दोनों हो चाहे तो, और चाहे इनमें से कोई एक हो, तो अस को हम किस में बदल देते हैं? वी में। अस को किस में बदल देते हैं? वी में। अगर इन दोनों में से कोई भी नहीं है आरवी में तो अस को हम किस में बदल देते हैं? दे में। अब मैं आपको एक एग्जांपल लिखूंगा और उसके माध्यम से आपको समझाऊंगा। अभी एग्जाम्पल के साथ आपकी अच्छी तरह से समझ में आएगा। माई फ्रेंड said to me, let us play cricket. Let us play cricket. दूसरा एग्जाम्पल, मोहित said to रेखा, लेट्स, दोनों का मतलब एक ही है, तो समझ में आ गया। प्ले सेम यही ले लेते हैं। चलो, प्ले क्रिकेट।
दोनों सेम है यहां से, लेकिन आरवी में थोड़ा सा अंतर है, तो उसको समझेंगे हम। माई फ्रेंड सेड टू मी, मैंने आपको बताया फिक्स है, लेटस वाला जो वाक्य वो किसका बोध कराता है, प्रस्ताव का। तो यहां पे सेड टू है, तो माई फ्रेंड प्रपोज टू मी, लेट गया कनेक्टिव दैट अस, यहां पे मी है इसलिए क्या होगा इसका, वी, दैट वी, और इसके बाद लेट वाले प्रस्ताव वाले में क्या आता था, शुड, तो शुड भी आएगा, दैट वी शुड प्ले क्रिकेट। यहां पे इसमें देखें सेम है, मोहित प्रपोज्ड टू रेखा, अब लेट गया दैट कनेक्टिव, यहां तक सेम है। अब इस अस को चेंज करने के लिए यहां देखना पड़ेगा क्या आई या मी है या नहीं, दोनों नहीं है, तो अब हम यहां पे अस को किस में चेंज करेंगे बेटा, दे, इसके बाद क्या आएगा, सोड प्ले क्रिकेट। तो पूरे नियम आपके एग्जाम्पल सहित कंप्लीट है। अब मैं लिखाऊंगा आपको, तो आप हेडिंग डालें, आप लेट्स या लेटस से शुरू होने वाले वाक्य लेट्स या लेटस से शुरू होने वाले वाक्य, हेडिंग डालें बेटा। अब नीचे की लाइन से लिखना स्टार्ट करेंगे, इस प्रकार के वाक्य, इस प्रकार के वाक्य हमेशा हमेशा प्रस्ताव का ही बोध कराते हैं। इस प्रकार के वाक्य हमेशा प्रस्ताव का ही बोध कराते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में, इसी में लिखते जाएं, इस प्रकार के वाक्यों में आरवी के सैड के स्थान पर आरवी के सैड के स्थान पर प्रपोज्ड या सजेस्टेड, प्रपोज्ड या सजेस्टेड कर देते हैं, प्रपोज्ड या सजेस्टेड कर देते हैं, और सैड टू के स्थान पर प्रपोज टू
प्रपोज टू या सजेस्टेड टू, सजेस्टेड टू कर देते हैं, प्रपोज टू या सजेस्टेड टू कर देते हैं। अब एक लाइन छोड़ेंगे और फिर लिखेंगे, इस प्रकार के वाक्यों में लेट को हटा देते हैं, लेट को हटा देते हैं और कनेक्टिव के रूप में, और कनेक्टिव के रूप में दैट का प्रयोग करते हैं। एक लाइन छोड़कर फिर से लिखेंगे, क्योंकि टुकड़ों में लिखा हुआ होता है तो फटाफट से समझ में आता है। इस प्रकार के वाक्यों में यदि आरवी में, आरवी का मतलब बेटा रिपोर्टिंग वर्ब, यदि आरवी में आई या मी, आई या मी दिया हुआ हो, आई या मी दिया हुआ हो, तो अस को, तो अस को यूएसएस, ये जो है ना यहां पे, तो अस को वी में बदल देते हैं, डब्ल्यूई, वी माने हम, तो अस को वी में बदल देते हैं। और यदि, और यदि ये शब्द नहीं हो, तो अस को दे में बदल देते हैं, THEY दे, दे में बदल देते हैं, और उसके बाद सोड लगा देते हैं, SHOULD। उसके बाद क्या लगा देते हैं बेटा? सोड। उसके बाद सोड लगा देते हैं। शेष नियम यथावत हैं। अब ध्यान से देखें आप, जो आपने लिखा है उसके अकॉर्डिंग। माई फ्रेंड सेड टू मी लेट अस प्ले क्रिकेट। हमने सेड टू को किस में बदला? प्रपोज टू में। कनेक्टिव लेट हटाया, दैट लगा दिया। अब अस का फिक्स नियम लिखा दिया। अगर आई या मी हो तो वी में बदल देते हैं। यहां पे मी है आर वी में, इसलिए हमने इसको क्या बदल दिया? वी में। उसके बाद सोड लगा दिया, लिखा है क्लियर, शेष नियम यथावत हैं, प्ले क्रिकेट। दूसरे एग्जांपल को देखें। मोहित सेड टू रेखा लेट अस प्ले क्रिकेट। तो मोहित प्रपोज टू रेखा, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। लेट हटाया, कनेक्टिव दैट लगाया। अब अस को किस में बदलना है? यहां पे ना तो आई है ना मी है, तो हमने अस को किस में बदला? दे में। दे शुड प्ले क्रिकेट।
अब नोट कर लें बेटा, दोनों एग्जाम्पल को नोट करें, दोनों एग्जाम्पल्स को नोट कर लें। अब आपके इंपेरेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो चुके हैं नरेशन की दृष्टि से। नोट कर रहे हैं सभी? नोट करते रहें। नोट करते रहें बेटा। हाँ, तो सभी ने नोट कर लिया होगा शायद। तो अपने इंपरेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो चुके हैं। सबसे पहला था एमबी फट से शुरू होने वाला, दूसरा डोंट या डू नॉट वाला, नेवर, प्लीज तथा काइंडली, लेट और लेटस वाले वाक्य। देखो, लेट वाले जो वाक्य मैंने आपको बार बार बताया और फिर बता रहा हूं, लेट वाला, केवल लेट से शुरू होने वाला जो वाक्य है वो अनुमति का भी बोध कराता है, प्रस्ताव का भी। लेकिन लेटस वाला वाक्य फिक्स है, किसका बोध कराता है? केवल प्रस्ताव का। अब जो अपना अगला टॉपिक स्टार्ट होने वाला है नरेशन में, वो हम कराएंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। पहले समझ लें, आपको लिखना नहीं है कुछ भी, कम से कम 5-7 मिनट तो लगेंगे समझने में। ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो में से स्टार्ट होते हैं। किससे? में से। और ऐसे वाक्यों में इंटरजेक्शन चिन्ह लगा हुआ होता है। इसका मतलब होता है विस्मयादिबोधक या विस्मयबोधक।
ये चिन्ह इन वाक्यों के अंत में लगा हुआ होता है, में से स्टार्ट होते हैं, ठीक है बेटा, और ये चिन्ह वाक्य के अंत में लगा हुआ होता है। एक बात तो ये हो गई कि हम वाक्य को पहचानेंगे कैसे कि यह ऑप्टेटिव है। ऐसे वाक्य क्या क्या भाव प्रदर्शित करते हैं? आशीर्वाद, शुभकामना, अभिशाप, या शाप, या श्राप, बद्दुआ देना का एक काजे उसे कहते हैं। आशीर्वाद, शुभकामना, अभिशाप, प्रार्थना। ऐसे वाक्यों में मुख्य तौर पर ये चार भाव प्रदर्शित होते हैं डायरेक्ट नरेशन के। यानी कि ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? में से शुरू होने वाले वे वाक्य या जिन वाक्यों में में आशीर्वाद, शुभकामना, अभिशाप या प्रार्थना का भाव दे रहा हो उन्हें हम कैसे वाक्य कहते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस। पहचान की दृष्टि से मैंने आपको बताया ऐसे वाक्य किससे स्टार्ट होंगे? में से, और विस्मय बोधक चिन्ह अंत में लगा हुआ होगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी ये चिन्ह लगा हुआ होता है और ऑप्टेटिव में भी लगा हुआ होता है, ठीक है बेटा। इसे हम कैसा चिन्ह कहते हैं? इंटरजेक्शन, ठीक है। अब यदि इस प्रकार के वाक्यों में आशीर्वाद का भाव है, अब हर जगह सैड या सैड टू को हमें चेंज करना है, यदि आशीर्वाद का भाव हो तो हम क्या करेंगे? सैड या सैड टू का ब्लेस्ड। यदि आशीर्वाद का भाव इंगित हो रहा हो तो क्या करेंगे बेटा? ब्लेस्ड। यदि शुभकामना का भाव इंगित हो रहा हो क्या करेंगे? विष्णु, ठीक है। यदि अभिशाप या श्राप यानी कि कोई बद्दुआ दे रहा हो, किसी को कोस रहा हो, तो क्या करेंगे? कर्ष। और यदि प्रार्थना का भाव हो तो प्रेयर। आशीर्वाद का भाव हो तो सैड या सैड टू को किस में चेंज करेंगे? ब्लेस्ड में। शुभकामना का भाव हो तो विश्व में, अभिशाप का भाव हो तो कर्ष में, और प्रार्थना का भाव हो तो प्रेयर। आ गया समझ में? ऐसे वाक्यों में कनेक्टिव के रूप में दैट का प्रयोग होता है। कनेक्टिव क्या लगता है बेटा? दैट। सारी चीज लिखाऊंगा, पहले समझा देता हूं। कनेक्टिव के रूप में किसका प्रयोग होगा? दैट का। और वाक्य की शुरुआत में जो मे शब्द है क्या है? मे। वो सब्जेक्ट के बाद आएगा।
आर एस दैट कनेक्टिव लग जाएगा। उसके बाद आर एस का जो सब्जेक्ट है वो आएगा। यदि वो प्रोनाउन है तो नियम अनुसार बदल के आएगा, और यदि नाउन है तो ज्यों की त्यों आ जाएगा। यानी कि इस प्रकार के वाक्यों में दैट कनेक्टिव लगाते हैं और उसके बाद आर एस के सब्जेक्ट रूपी नाउन या प्रोनाउन को नियम अनुसार बदलकर लिखते हैं, और उसके बाद मे को माइट में बदलकर लिखते हैं। एग्जाम्पल लिखाऊंगा, समझाऊंगा, तब आपकी समझ में पूरी तरह से आएगा। मे को माइट में बदलकर कहां लिखते हैं? सब्जेक्ट के बाद। शेष नियम यथावत है, शेष नियम यथावत हैं। तो अब आप लिखना स्टार्ट करेंगे। पहले हेडिंग डालेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। इस प्रकार के वाक्यों में इस प्रकार के वाक्यों में आशीर्वाद, कौमा शुभकामना, शुभकामना, अभिशाप या शाप, अभिशाप या शाप, या प्रार्थना का भाव प्रदर्शित होता है, प्रार्थना का भाव प्रदर्शित होता है, इस प्रकार के वाक्यों में आरएस के शुरू में मे, एम ए बाई मे, आरएस की शुरू में मे और अंत में इंटरजेक्शन, INTER JECTION, इंटरजेक्शन, या कोष्टक में लिख लीजिए इंटरजेक्शन के आगे। इंटरजेक्शन के आगे कोष्टक में ये लिखना है, इंटरजेक्शन चिन्ह लगा हुआ होता है, इंटरजेक्शन इंटरजेक्शन चिन्ह लगा हुआ होता है। तो वाक्य की पहचान हम कर लेंगे बेटा। आरएस किससे स्टार्ट होगी? यही लिखा है ना, आरएस की शुरुआत किससे होती है? में से, और अंत में इंटरजेक्शन चिन्ह लगा। इसकी हिंदी क्या है बेटा? विस्मयादि बोधक या विस्मय बोधक चिन्ह। ठीक है, तो ये हमने लिखा है आपको भाई ऑप्टेटिव सेंटेंस ऐसा होता है। अब तो पहचान लेंगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब एक लाइन छोड़ेंगे और आप लिखेंगे यदि ऐसे ही लिखा हूं।
एक्स में आशीर्वाद, आशीर्वाद का भाव व्यक्त हो रहा हो, का भाव व्यक्त हो रहा हो, तो सैड या सैड टू को, तो सैड या सैड टू को ब्लेस्ड में बदल देते हैं, ब्लेस्ड में बदल देते हैं। और यदि शुभ कामना का भाव व्यक्त हो रहा हो, और यदि शुभ कामना का भाव व्यक्त हो रहा हो, तो सैड या सैड टू को विष्ड में बदल देते हैं। विष्ड में बदल देते हैं। और यदि सांप का भाव, सांप लिख लो चाहे श्राप लिख लो, सांप का भाव व्यक्त हो रहा हो, तो व्यक्त हो रहा हो तो सैड या सैड टू को, सैड या सैड टू को कर्षण में बदल देते हैं, CURSED, कर्षण में बदल देते हैं। और यदि प्रार्थना का भाव व्यक्त हो रहा हो, और यदि प्रार्थना का भाव व्यक्त हो रहा हो, तो सैड या सैड टू को प्रेयर्ड में बदल देते हैं, PRAYED। काफी बड़ी लैंग्वेज हो गई है वैसे, लेकिन समझने वाली बात सिंपल सी है। आप देख सकते हैं, आशीर्वाद है सैड टू ब्लेस्ड में, शुभकामना है तो सैड या सैड टू विष्ड में, अभिशाप है तो कर्ष में, और प्रार्थना है तो प्रेयर्ड में। अब एक लाइन छोड़ के आप लिखेंगे, एक लाइन छोड़ के लिखना है बेटा, क्योंकि काफी बड़ी लैंग्वेज हो गई है। इस प्रकार के वाक्यों में कनेक्टिव के रूप में दैट का प्रयोग करते हैं। कनेक्टिव के रूप में दैट का प्रयोग करते हैं। और RS के नाउन या प्रोनाउन को, सॉरी रुकें,
RS के सब्जेक्ट रूपी, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन तो और भी आएंगे ना, RS के सब्जेक्ट रूपी यानी कि कर्ता रूपी, सब्जेक्ट रूपी नाउन या प्रोनाउन को नियम अनुसार बदलकर लिखते हैं। और उसके बाद मे को माइट में बदल कर लिखते हैं, बदल देते हैं लिख लो। उसके बाद मे को माइट में बदल देते हैं, मतलब वो ये बदल कर लिखते हैं, मतलब सब्जेक्ट पहले आएगा और मे का माइट बाद में लिखेगा। और अंत में लगे हुए इंटरजेक्शन चिन्ह को, चाहे विस्मयादि बोधक चिन्ह को, हिंदी में भी लिख सकते हैं, विस्मय बोधक चिन्ह को हटाकर फुल स्टॉप लगा देते हैं। तो बहुत बड़ी लैंग्वेज हो गई वैसे बेटा, अब बोलने में 1 मिनट लगेगा, आप अगर समझेंगे तो। लिख लिया हो तो आप सामने देखें। पहचान का हमें पता है, RS में से स्टार्ट होगी और अंत में इंटरजेक्शन चिन्ह होगा। हम पहचान लेंगे कि ये कैसा वाक्य है भाई, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। इस प्रकार के वाक्यों में 4 भाव मुख्य रूप से इंगित होते हैं। आशीर्वाद है, सैड या सैड टू है ब्लेस्ड में, ठीक है। शुभकामनाएं तो विष्णु में, अभिशाप है तो कर्ष में, और प्रार्थना है तो प्रेयर में। कनेक्टिव के रूप में दैट का प्रयोग करते हैं। और RS को जो नाउन और प्रोनाउन है उसे नियम अनुसार बदलकर पहले लिखते हैं और मे के माइट में बदलकर बाद में लिखते हैं। और इंटरजेक्शन या विस्मय बोधक चिन्ह को हटा देते हैं और फुल स्टॉप लगा देते हैं, और शेष नियम हो गया। अब एग्जाम्पल लिखेंगे। माई फादर said to me, may you long live, live long या long live दोनों प्रकार से आप लिख सकते हो। live long या long live, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे बेटा, live long। हाँ वो तो लगेगा, इंटरजेक्शन चिन्ह तो जरूर लगेगा। देखिए, चाहे तो लॉन्ग लिव, दोनों का मतलब ये है दीर्घायु, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, कैसे, लिव लॉन्ग, कंफ्यूजन में ना रहे। लिव लॉन्ग मतलब दोनों का एक ही है, क्या, दीर्घायु, लंबी उम्र। और एंड में क्या लगेगा बेटा, इंटरजेक्शन चिन्ह, ये इसका ध्यान रखना है, ये जरूरी है। ओके, एक एक को हल करेंगे, एक एक एग्जाम्पल लिखेंगे।
माई फादर सेड टू मी, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, मे यू लिव लॉन्ग, आपकी दीर्घायु हो। ठीक है, क्या भाव है इसमें? आशीर्वाद का भाव है और शुभकामना का भी भाव है। चाहे तो आप इसमें विश्र कर सकते हैं और चाहे इसमें ब्लेस। माई फादर सेड या सेड टू को ब्लेस्ड में चेंज कर दो, चाहे विश्र में। ब्लेस्ड मी, ठीक है। कनेक्टिव दैट, यू आवेगो बदल के, समझ गए? समझ में आ गया ना मैंने क्यों लगाया ये? यू बदलेगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से और ये पहले आएगा, ये आपको लिखा दिया है। यू मी, यानी कि यहां पे क्या आएगा? पहली फॉर्म आएगी मी की, आई। मे को माइट में बदल दिया, माइट लिव लॉन्ग, फुल स्टॉप। ये चिन्ह हट जाएगा और क्या लग जाएगा बेटा? फुल स्टॉप। माई फादर ब्लेस्ड मी, चाहे तो आप यहां पे विश्ड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पिताजी ने मुझे शुभकामना दी, ठीक है बेटा। दैट आई माइट लिव लॉन्ग, कि मेरी लंबी उम्र हो, यानी कि मेरे पिताजी ने मुझे लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया या लंबी उम्र की शुभकामनाएं दी। तो नोट कर लें बेटा सभी। हाँ, 1 मिनट बेटा, नोट तो करना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। सेम सेंटेंस लिखूंगा मैं, इसी को कैसे लिखूंगा? माई फ्रेंड, और दोनों ही आपको लिखने हैं। सेड टू मी, मे यू लिव लॉन्ग। ओके, मैंने बता ही दिया आपको, लॉन्ग लिव भी लिख सकते हैं और लिव लॉन्ग, दोनों का मतलब एक ही है। अभी से लिखे नहीं, समझें केवल। तो बेटा अब आप देखें, चलो पिताजी तो आशीर्वाद भी दे सकते हैं और शुभकामना, लेकिन मित्र आशीर्वाद देगा क्या? नहीं, मित्र क्या देगा? शुभकामनाएं। यहां पे तो मैंने आपको बताया ब्लेस भी कर सकते हैं और विश भी कर सकते हैं, क्योंकि वाक्य का जो भाव है वो बता देता है कि भाई यहां पे हम ये कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड वाले में यहां पे अपन ब्लेस नहीं कर सकते। माई फ्रेंड, यहां पे आपको विश भी करना होगा, क्योंकि मित्र शुभकामना देता है ना कि आशीर्वाद। तो माई फ्रेंड विश मी दैट, सेम रहेगा पीछे वाला जो मेथड है वो, दैट आई माइट लिव लॉन्ग। आपकी दोनों प्रकार से समझ में आ गया होगा। यहां पे आप बेटा ब्लेस्ड भी कर सकते हैं, विश्ड भी कर सकते हैं, लेकिन यहां पे कन्फर्म है विश्ड ही होगा, यहां पे ब्लेस्ड नहीं होगा। नोट कर लें। सही। चलेगी वही थे क्लास। हाँ तो बेटा आपने शायद ये नोट कर लिया होगा
अब मैं अन्य एग्जाम्पल देके आपको समझाऊंगा। रोहित said to me, your enemy go to hell। रोहित ने मुझसे कहा तुम्हारे दुश्मन तुम्हारा दुश्मन नरक में जाए। सिंगल है ना, नहीं तो क्या होता, एनिमीज होता अगर बहुवचन में लिखते तो। ठीक है, तुम्हारा दुश्मन। अब इसमें क्या है, सांप की स्थिति है, सांप की स्थिति है ना भाई। जो भी दुश्मन है बाबू श्राप ही तो दिया जा रहा है कि वो नरक में जाए। ठीक है, तो सांप की स्थिति है यहां पे। तो हम क्या करेंगे, अब मैं आपको बहुत रोचक बात समझाने वाला हूं कि आपको क्या करना है। लिखेगा नहीं कोई। रोहित कार्ष्ण में, ध्यान देना, एंड में समझाऊंगा, पूरे को बना दूंगा जबकि क्या करना है, लिखना नहीं है। रोहित काष्टमी अर्थ क्या दे रहा है, देखो। रोहित ने मुझे अभिशाप दिया। क्या मुझे अभिशाप दिया? दिया था क्या इसमें? किसको दिया? मेरे दुश्मन को अभिशाप दिया था उसने। तो यहां पे बेटा ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। ये वाक्य के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें आरबी में ऑब्जेक्ट लगाना है या नहीं लगाना है। क्योंकि क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि अर्थ ही चेंज हो जाएगा भाई। अर्थ क्या हो जाएगा? कास्ट मी दैट माई एनिमी। अब इसमें हमें पहले क्या लिखना है? मे तो हम भूल ही गए। ठीक है, मे और एनिमी गो टू हेल। चलो सारा इसे में देखो एक बार बनाता हूं आप पहले की तरह। अब क्या करेंगे? दैट कनेक्टिव लगा देंगे, उसके बाद में योर एनिमी चेंज करेंगे, यानी कि माई एनिमी माइट गो टू हेल। ये बन गया। अब अर्थ करो, अर्थ करेंगे। देखो, रोहित ने मुझे अभिशाप दिया कि मेरे दुश्मन नरक में जाएं। मुझे थोड़ी अभिशाप दिया है, इसलिए यहां पे बेटा क्या नहीं आएगा? मी ऑब्जेक्ट। जब अर्थ उल्टा पड़े इनडायरेक्ट नरेशन में तो फिर वो शब्द हटा देना, यानी कि आरबी का ऑब्जेक्ट नहीं लिखना है। कई वाक्यों में ऐसी सिचुएशन आएगी, इसीलिए मैंने ये वाक्य लिया है। अब देखो आप, रोहित कास्ट दैट माई एनिमी माइट गो टू है। रोहित ने अभिशाप दिया कि मेरा दुश्मन नरक में जाए। सीधा अर्थ है, जो इसका अर्थ है वो इसका अर्थ है। ठीक है, समझ में आ गया क्यों हटाया हमने मी? कोई डाउट? अब मैं दोबारा से लिखता हूं इसको इसी प्रकार से, क्योंकि यहां पे थोड़ा गैप रह गया, वो छोड़ना नहीं है। यही लिख रहा हूं मैं, चिंता ना करें। मे योर एनिमी गो टू हेल। और विस्मय बोधक चिन्ह इन्वर्टेड कॉमा बंद। रोहित कार्स दैट योर किसके हिसाब से बदलेगा? मी के हिसाब से। माई पर जैसे आएगी थी, माई एनिमी
मे का माइट इसके बाद आएगा, गो टू हेल, अब इंटरजेक्शन चिन्ह नहीं लगेगा, नोट करें बेटा। पहले इसको नोट कर लें, फिर इसके बाद में इसको समझेंगे और तब लिखेंगे। शायद आपने नोट कर लिया होगा मेरे हिसाब से। अब इसमें देखिए बेटा क्या भाव इंगित हो रहा है। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे, आशीर्वाद दे। क्या भाव इंगित हो रहा है? ब्लेस माने क्या होता है? आशीर्वाद देना या भला करना। तो क्या भाव इंगित हो रहा है? क्या भाव इंगित हो रहा है? प्रार्थना का भाव इंगित हो रहा है। प्रार्थना या भाई, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, किसी ने मतलब मान लो मोहित ने मुझसे कहा, तो मोहित मेरे लिए भगवान से क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है, या फिर मुझे शुभकामनाएं दे रहा है, आशीर्वाद नहीं दे रहा है यहां पे। ठीक है, तो क्या होगा? ही प्रेयर या विश, प्रेयर या विश, ठीक है, दैट, मी नहीं आएगा, यहां भी देख लो आप। ही प्रेयर्ड मी, उसने मुझसे प्रार्थना की, मुझसे नहीं की बेटा, भगवान से प्रार्थना की। ठीक है, हाँ, ही विश्ड मी, तब मी आ सकता है विश्व के साथ, उसने मुझे शुभकामना दी, लेकिन प्रेयर के साथ नहीं आएगा। समझ में आ गया ना? तो ही प्रेयर या विश्ड दैट, क्या करेंगे अब? गॉड, गॉड ही तो आएगा, मे माइट ब्लेस यू, यू का मी तो होगा, ऑब्जेक्ट है, ये भी यहां पे ऑब्जेक्ट है, दैट्स फाइनल। लिखें, ही प्रेयर्ड या विश्ड दैट गॉड माइट ब्लेस मी। नोट कर लें बेटा। नोट कर लें, शायद एक ही सेंटेंस उतारना था आपको, तो आपने उतार लिया होगा। एक नियम आ रहा है बेटा, वो और लिखाएंगे। आज थोड़ी 10-5 मिनट ज्यादा क्लास लेंगे, क्योंकि फिर ये ऑप्टेटिव सेंटेंस अधूरा रह जाएगा आपका, इसे कंप्लीट ही कर दें।
तो एक लाइन छोड़कर लिखना स्टार्ट करें और यदि इस प्रकार के वाक्यों में गुड बाय या गुड नाइट गुड बाय या गुड नाइट शब्द दिए हुए हों तो सैड या सैड टू को बेद में बदल देते हैं, BAD बेद में बदल देते हैं। और यदि गुड मॉर्निंग इवनिंग गुड मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून आदि शब्द दिए हुए हों तो सैड या सैड टू को विष्ण में बदल देते हैं। सैड या सैड टू को विष्ण में बदल देते हैं। और इन शब्दों के बाद कनेक्टिव के रूप में टू का प्रयोग करते हैं। और इन शब्दों के बाद कनेक्टिव के रूप में टू का प्रयोग करते हैं। कनेक्टिव के रूप में टू का प्रयोग करते हैं। जैसे राम सैड गुड बाय माय फ्रेंड। इसमें भी इंटरजेक्शन चिन्ह आएगा। ठीक है भाई। तो क्या आया गुड बाय। गुड बाय जब हो तो क्या करते हैं साइड का वेद, राम वेद, ये हट गया। अब इसके बाद करना है हमें किसका टू कनेक्टिव का। तो ये पहले आएगा ये शब्द, ये लिखाया कि नहीं लिखाया कि इन शब्दों के बाद कनेक्टिव टू लगा दें। तो पहले ये शब्द आएगा गुड बाय टू माई
राम, राम यानी कि ही, पजेसिव फॉर्म में ही की पजेसिव हेज, हेज फ्रेंड। नोट कर लें, नोट करें बेटा। रेखा सेड गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड। अब इसमें क्या आ रहा है, गुड मॉर्निंग, तो रेखा सेड की जगह विश होगा। अब गुड मॉर्निंग टू माई रेखा यानी कि सी यानी कि हर फ्रेंड। नोट कर लें, नोट करें बेटा। नोट कर लें आराम से। हाँ, तो ये आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस क्लियर हो गए। अब कल हम आपको अगली कक्षा में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस यानी कि विस्मय बोधक वाक्य समझाएंगे और लिखाएंगे। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। थैंक यू।